प्रणाम। मनमोहक कृतियों पटल मोहन कीर्ति पटल पर जुड़ी समस्त कृतिकारों को प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करनो। 589 कार्यक्रम और 2000 228 ब्याह और आजकल ये कहानी वाचन क्रम में हमारे बीच में आज देहरादून बटी जुड़ी छन आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, डॉक्टर तिलकराज जोशी जी चंपावत बटी छन आज लोहाघाट बटी कार्यक्रम में जुड़ रही और जालंधर बटी ललित तिवारी जी जुड़ रही। मैं सबको प्रणाम करते हुए अभिनंदन और स्वागत करनूँ। और कहानी क्रम में आज मैं आमंत्रित करना चाहूँ डॉक्टर तिलक राज जोशी जी को। विभिन्न विधाओं में आप कलम चलानी आदरणीय जोशी जी बहुत सुंदर कहानी ले लेखनी और मैं उन्होंने निवेदन करूँ कि सुंदर कहानी वाचन कर भी आप कृतार्थ करला आज ये कार्यक्रम में और लोग ले जुड़ते रहो। मैं आपको बहुत अभिनंदन करते हुए प्रणाम करनो और आमंत्रित करूँ आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी, स्वागत। जय हो। धन्यवाद जो तमनखन बहुत बहुत धन्यवाद जो मूल विशेष महत्व दी रहा है मेरखन और पटल में उपस्थित सभी विद्वान लेखाकार खन बहुत बहुत प्रणाम। और आज फुलदेई है सबन के फुलदेई बधाई और शुभकामनाएं। आज सबक दिल्ली पूजी गए होगी मिले बधाई देने और जय तो आज कहानी शीर्षक लगा फुलदेई छे मेरे तो यो कहानी मील बता रहा ये अपने परिवेश से जो कहानी संग्रह मील लेख छे एक मुख पृष्ठ जो छे यो यो श्री यशोधर मटपाल जी बनाई ना फोटो छे यो उन्होंने अनुमति दी रखती कि तुम ये प्रयोग कर सकता तो एक वही फोटो क्विज अपने किताब में है वही फोटो दी रखती तो उन्हों सम्मान दिन खान यशोधर मटपाल जी सम्मान दिन खान मीर सिर कहानी फुलदेई पर लिखते तो वही कहानी में सुनो नहीं फुलदेई ये कहानी हिंदी में से तो हिंदी में सुनाई सुनूंगी। फुलदेई एक दिन वातावरण हल्के कोहरे से आच्छादित था। मैं बीए द्वितीय वर्ष का छात्र था। जाड़ों की छुट्टी में घर आया था और मैं अल्मोड़ा कॉलेज का छात्र था। जनवरी में जाड़ों की छुट्टियां बिताकर अल्मोड़े को जा रहा था। चंपावत रेगुलर बस प्रातः काल सूर्योदय के समय जब धीरे धीरे चल रही थी, यात्री लोग उसमें ठंड से सिकुड़कर इस प्रकार बैठे थे, लगता था कि मनुष्य न होकर थैले हों जिन्हें अनाज से भरकर शीटों पर रख दिया हो। यात्री सभी पुरुष वह भी प्रौढ़ावस्था के थे। असल में जाड़े को भगाने के लिए अधिकांश व्यक्ति सिगरेट व बीड़ी सुलगाए हुए थे। उनके बैठने के ढंग शीटों पर पैर रखकर सिर झुकाए देखकर मुझे हंसी आ रही थी। शीटों पर पैर रखकर बैठे हुए थे। मैं यात्रा को आनंदमयी बनाने के लिए बात करना चाहता था, पर किससे? तो सभी लोग ग्रामीण थे। आश्चर्य की बात तो यह थी कि वे आपस में भी बातें नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे गाड़ियों की रफ्तार तेज होने लगी। मैं अब यात्रियों के विषय में न सोचकर अपने विषय में सोच रहा था। क्या पता नहीं। गाड़ियां लोहाघाट पहुंची, कुछ लोहाघाट में ही रुक गई, कुछ वहां से खेती खान को चल दी और दो गाड़ी घाट की ओर बढ़ी।
उसमें एक को पिथौरागढ़ और दूसरी को अल्मोड़े जाना था। गाड़ी में मैं था, उसके सभी यात्री, जिस गाड़ी में मैं था उसके सभी यात्री लोहाघाट उतर गए। मालूम हुआ कि जमीन के मुकद्दे में लोहाघाट आए हुए हैं, तो विरोधी दलों के साथ साथ होने से वे लोग चुपचाप थे। अब उस गाड़ी में सिर्फ मैं ही रहा। गाड़ी मुझे ही लिए दौड़ी जा रही थी कि घाट से 25 मील दूर हमारी गाड़ी दूसरी ओर से आती हुई गाड़ी से टकरा गई और हमारी गाड़ी 45 डिग्री में झुक गई। दोनों गाड़ी बिगड़ गई, किंतु किसी भी यात्री को चोट नहीं लगी। दूसरी ओर दूसरी गाड़ी में यात्री भरे हुए थे। सभी यात्री इधर उधर मंडराने लगे। मैं भी गाड़ी से निकल घूमने लगा। मैंने देखा एक लड़की दूसरी गाड़ी में बाहर को झांकते हुए बैठी है। प्रायः 16-17 वर्ष की होगी, गोल चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और उदासीन। मैं आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर मैं लौट पड़ा और अपनी 45 डिग्री झुकी गाड़ी में बैठ गया। खिड़की से बाहर देखा तो वही लड़की बाहर को झांकते हुए दिखी। मुझे लगा कि उसकी आंखें गीली हैं। मैंने सिर अंदर किया। मैं सोचने लगा वह कौन होगी, क्यों इतनी उदास है, क्या मुझे उससे बातें करनी चाहिए? एक नहीं अनेक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में उठने लगे। मैं गाड़ी से उतरा और पुनः उसी ओर टहलते हुए मैंने गौर से देखा उसकी आंखें में आंसू दबदबाई हैं, होंठ कांप रहे हैं। मैं आगे निकल गया। मैंने दो युवकों को बातें सुनी तो मैं समझ गया लड़की अकेली है। उसमें एक काला व दूसरा गोरा लड़का है। उनकी बातें इस प्रकार हो रही थी। काला, यार मेरी इच्छा है कि अब तू बैठ उसके साथ, दबा के बैठना मेरी तरह। तो दूसरा गोरा लड़का कह रहा, क्यों पसंद नहीं आई क्या? अच्छी तो है, बगल में ऐसी लग रही थी मानो राधा कृष्ण की जोड़ी हो। अकेली है, पहले पटाना पड़ेगा। क्यों? काला, अरे भाग्यवान जो हूं, माथे का काला तिल ऐसा लगता है काजल हो। नहीं, यही पति को मौका मिलते ही झाड़ियों में दबोच देंगे शादी को। रात होते ही बाहर तो निकले। गोरा आदमी, ओ माथे में तिल है क्या? मैंने तो उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। मैं तुरंत लौट पड़ा। मैंने पुनः उस ओर झांका। लड़की ने खिड़की की ओर सिर रख गहरी सांस ली। मेरे से रहा न गया। मैंने पूछा, आपको चोट तो नहीं लगी है? उसने सिर हिलाकर उत्तर दिया कि नहीं, और रोके हुए आंसू उमड़ पड़े। वह जोर जोर से सिसकियां लेने लगी। मैं गाड़ी के अंदर गया और उसकी बगल में बैठते हुए पूछा, क्यों रोती हैं, क्या कोई तकलीफ है? नहीं, सिर हिलाते हुए और गहरी सांस लेते हुए उत्तर मिला। तो फिर मैं अकेली हूँ और वे दो लड़के रास्ते भर भद्दे इशारे करते रहे हैं और मुझे अब डर लग रही है। कोई नहीं, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहना था कि वह निराश होकर मेरे कंधों में झुककर रोने लगी। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए उसे साहस दिया और कहा कि वह अपनी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत हो जाए। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? पिथौरागढ़। और आपका? चंपावत, मैंने उत्तर दिया। तो मैंने पूछा, आपका नाम? उसने कहा, प्रेमा पांडे। तो आप
आपका नाम, मैंने कहा मेरा नाम श्रीधर जोशी है। इस प्रकार बातों ही बातों में मुझे मालूम हो गया कि वह एक गरीब पूजा पाठी ब्राह्मण की बेटी है जो रानीखेत अपनी बड़ी दीदी के घर गई थी और आज वापस आ रही थी। वह मात्र 2 बहनें हैं। प्रेमा इस समय इंटर सेकेंड ईयर में है। मैं उसे अपनी गाड़ी में बुला लिया। वहां अनेक प्रकार की बातें होती रही। उसने बताया कि उसके बगल के लड़कों ने उससे गंदी गंदी हरकतें की और आपस में बातचीत भी करते, गंदी अश्लील बातें भी करते रहे। दूसरे दिन प्रातः ही पिथौरागढ़ वाली गाड़ी ठीक कर दी गई। मैं प्रेमा को पहुंचाने पिथौरागढ़ पहुंचा। उसके घर न जा सका क्योंकि वह बस तुरंत ही अल्मोड़े को वापस हो गई। प्रेमा ने अपना फोटो देते हुए कहा, सर हमें भूलिएगा नहीं, कभी मौका लगे तो अवश्य आइएगा। मैंने उसे अपनी पेन दी। कुछ दिन तक उसका और मेरा पत्र व्यवहार चलता रहा, फिर प्रायः बंद हो गया। अब कई वर्षों बाद आज मेरी शादी है। मैं खुश नहीं हूँ। लड़की लखनऊ चारबाग में अपने मामा के यहाँ रहती है। उसने वहीं से ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद कुमाऊनी लोक संस्कृति एवं पर्व पीएचडी की है। मेरी मनपसंद का पहला कारण, मेरी नापसंद का पहला कारण उसका पीएचडी होना ही था, जबकि मैं केवल एमए हूँ। दूसरा, उसका घरेलू नाम फूलदेई मुझे अच्छा नहीं लगा और सबसे प्रमुख कारण तो मेरा प्रेमा से कहीं आंतरिक जुड़ाव था जो 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 कि मुझे पिथौरागढ़ जाते हुए मिली थी। उससे मैं आंतरिक रूप से जुड़ा था। भले ही हमारे पत्र व्यवहार में मैंने ये कभी व्यक्त नहीं किया था, लेकिन मन में एक बात थी जिसके कारण वह मेरे को मैं चाहता था। बाद में हमारा पत्र व्यवहार बंद हो गया था। पिताजी की पसंद का एकमात्र कारण लड़की का पहाड़ी संस्कृति में रचा बसा होना था। वह कहते थे फूलदेई को कुमाऊनी की संस्कृति, कुमाऊं की कृषि गीत जिसमें कृषक के जीवन का स्पष्ट प्रतिबिंब रहता है तथा पर्वतीय अंचल का सौंदर्य झलकता है भी याद है। उसे शगुन आखर, मालूशाही, बग्वाल, भुगतिया प्यार, खतुआ आदि गीतों, पर्वों व त्योहारों की पूर्ण जानकारी है। लखनऊ में बसे पहाड़ियों के घरों में जाकर वह उन्हें अपने तीज त्योहार मनाने की याद दिलाती है। फूलदेई के उनके घरों की द्वार पूजा करने आप उसे फूलदेई कहते हैं, जबकि आज पहाड़ी लोग पहाड़ी बोलने और पहाड़ी कहलाने में अपनी तौहीन समझते हैं, किंतु फूलदेई के कारण अब वे लोग अपनी भाषा, संस्कृति और सभ्यता में रुचि लेने लगे हैं। मैं उसे देखना चाहता था किंतु संकोच से कह नहीं सका। पिताजी ही देखने गए थे, साथ में बेटा छोटा भाई भी गया था। मैंने उससे पूछा था, तेरी होने वाली भाभी कैसी है? बहुत अच्छी है, मैंने आज तक उतनी सुंदर लड़की नहीं देखी, भाई ने उत्तर दिया। लड़की के पिता की आर्थिक स्थिति ठीक न होने से तथा मामा की कोई संतान न होने से कन्यादान वही करने वाले थे। कम दहेज की संभावना से विचलित मेरी माताजी कहती रही, मेरी प्यारी बहू आ जाए, बस वह अच्छी हो तो सबसे बड़ा दहेज वही है। मैं चुपचाप यह सब सुनता था। यद्यपि प्रेमा से मेरा पत्र व्यवहार वहां वर्षों पहले छूट गया था, तथापि पुराने ही पते पर मैंने उसे अपने विवाह की सूचना तथा अंतरंग बात इस प्रकार लिखी। प्रेमा को, जो जिससे मेरा पत्र व्यवहार बंद हो गया था, और उसको मैंने आज कई वर्षों बाद पत्र लिखा। प्रिय प्रेमा, यद्यपि तुम से मुझे हमेशा सर संबोधित किया और मैंने प्रिय प्रेमा
और हमारे पत्र व्यवहार में कभी भी अपने आंतरिक लगाव का प्रदर्शन नहीं हुआ, तथापि मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाने की कल्पना अवश्य की थी। निश्चित हो गई है, जो लखनऊ में रहती है। यदि तुम्हें यह पत्र मिलता है और अन्यथा न समझो तो मेरे निमंत्रण को स्वीकार करना। मैं आज उद्विग्न होकर सोच रहा था, यदि प्रेमा को मेरा पत्र मिल गया होता तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होती। इतने में छोटा भैया मुझे बुलाने आ गया और मुझसे कहने लगा कि पंडित जी बुला रहे हैं। वे बाहर आ गया तथा उनसे पूछा, क्या है। पंडित जी बोले, धोती पहनो और लेख लगाने को बैठो। मैं बुझे दिल से आदेशानुसार कार्य करता रहा और अंत में हम प्राय 25-30 बारातियों के साथ लखनऊ पहुंच गए। मुझे वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। बड़ों को दिया ही जाता है वीवीआईपी ट्रीटमेंट। जनवासे में एक कमरा मेरे लिए अलग ही से था। मैं हाथ मुंह धोकर लेटा ही था कि एक छोटी लड़की, जो पत्र मैंने प्रेमा को भेजा था, उसे दिखाते हुए कहने लगी, जिसे आपने यह पत्र भेजा था वह बुला रही है। मैं अचंभित हुआ कि वह यहाँ कहाँ से आ गई। मैं उस लड़की के साथ साथ एक कमरे में गया जहाँ एक दो अन्य लड़कियों के साथ प्रेमा भी थी। मैंने आश्चर्य व्यक्त किया तो उसने कहा, अरे मैं कैसे ना आती। आपका और मेरी सहेली का निमंत्रण अस्वीकार करना मेरे लिए संभव न था। प्रेमा ने कहा कि आपका निमंत्रण और मेरी सहेली का निमंत्रण था तो उसे मैं कैसे अस्वीकार करती। आपको प्रेमा न सही प्रेमिला मिल जाएगी। और उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे मैं कैसे ना आती। आपका और मेरी सहेली का निमंत्रण अस्वीकार करना मेरे लिए संभव न था। आपको प्रेमा न सही प्रमिला मिल ही जाएगी। मुझे इस शादी के तय होने के कुछ दिनों बाद ही प्रमिला से सारी जानकारी मिल गई थी कि आप कौन हैं। मैं तो तब से ही खुशियां मना रही हूँ। मैंने उत्तर दिया, लेकिन प्रेमा, मैं आपको हृदय से चाहता था। प्रेमा ने कहा, चाहता था नहीं, चाहते हैं। प्रमिला और मुझे एक ही माने, दोनों की राशि एक ही है। राशि ही नहीं, दिल और दिमाग भी। अच्छा, मैं जाती हूँ। दुल्हन की तरह अपने को भी संवारती हूँ। वह चली गई। मैं उदास हो गया। प्राय 2-3 घंटे बाद मैं विवाह मंडप पर पहुंचा। मेरे आंखें महिलाओं की भीड़ में प्रेमा को ढूंढ रही थी। प्रेमा, मेरा भाई मुझे टोकता है, इधर उधर क्या देखते हो। वह देखो भाभी। फिर मेरे से मत पूछना भाभी कैसी है। मैं चौंक पड़ा। प्रेमा ही दुल्हन की वेश में है। उसकी शरारत में मेरी ओर देखा, देखकर लज्जा से आंखें झुका दी और मेरे द्वारा लिखे पत्र को एक लड़की द्वारा मेरे पास भिजवा दिया।
पत्र के अंत में लिखा था, प्रेमा, प्रमिला और फूलदेई एक ही हैं और वह मैं ही हूँ। बस ये कहानी है। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर सुंदर कथानक, प्रेम परक, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। गजब। आप लोगों को अच्छा लगा, ये मेरे मैं भी प्रोत्साहित हुआ हूँ। बहुत सुंदर सर, बहुत आभार। और यह क्रम का अखिल बढ़ाना के लिए मैं डॉक्टर दीप चौधरी सर कल में आमंत्रित करूँ। हम पटल पे आदरणीय राजू पांडे जी ले दिल्ली में जोड़ गई, आदरणीय पूरन भट्ट जी ले हल्द्वानी पे जोड़ गई, मैं उनको प्रणाम करनू। डॉक्टर दीप चौधरी जी को प्रणाम करते हुए उन्होंने निवेदन करूँ कि आप एक सुंदर कहानी यो क्रम में एक कहानी और शामिल करने कृपा कर दिया। बहुत स्वागत, अभिनंदन, जय हो। फूलदेई गांव को बधाई देते, धन्यवाद। जो आपके इस स्मृति से पटल ने तो, मैं तो इतिहास का विद्यार्थी था, अब कहानी के भी तरफ जाने लग गया हूँ, कविताएं भी करने लग गया हूँ। मैं आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। कहानी इतनी कैसी लगेगी, हमारे तो ये सामने तिलकराज जोशी जी कथा सम्राट हैं, अब हम शुरू हो रहे हैं, तो एक छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी तो नहीं कह पाऊंगा मैं। वो है मादेरोड़े तीत। कहानी का कंटेंट्स जो शीर्षक है वो मादेरोड़ की तीत है। आज से 50-60 वर्ष पूर्व, 60-70 वर्ष पूर्व, नमस्कार सर, एक पर्वतीय क्षेत्र का युवक बनारस चला गया। उन दिनों पहाड़ों में इतना काम भी नहीं था, वहां कुछ लोग नौकरी करने के लिए, कुछ लोग संस्कृत विद्यालय में पढ़ने के लिए, कुछ पाठ पूजा का काम सीखने के लिए चले जाते थे, ऐसी परंपराएं थी। तो पहाड़ का एक लड़का जो है वो बनारस पहुंच जाता है इनके इन प्रकार, और वहां एक सेठ के यहाँ नौकरी करता है। और सेठ जो था वो बनारस का एक अच्छे घराना का सेठ था और उसके काफी संपत्ति थी। उसकी एक कन्या थी, बहुत दिखने में सुंदर थी, तीखे नाक नक्श वाली थी, और हर कोई ये सोचता था कि अगर ये बड़े भाग्य वाली लड़की होगी, जिसके घर भी जाएगी, रोशनी करेगी, चमत्कार करेगी, और उस घर के तो भाग्य ही खुलेंगे, क्योंकि सेठ जी की एक ही कन्या थी और उस सेठ जी जो थे उस कन्या को जी जान से चाहते थे। पर कभी आदमी जैसा सोचता है वैसा कम ही हो पाता है। कन्या बालपन से उठ करके किशोरावस्था में प्रवेश कर रही थी। यह समय उस समय जब बालिकाओं के लिए एक ही चिंता माँ बाप की रहती थी कि समय पर इसका विवाह कर दिया जाए। समय बड़ा बलवान है। उस बालिका का नाम हमने कहानी में स्नेहा नाम रख दिया है, और स्नेहा जो है किशोरावस्था से अब युवावस्था की ओर अपने कदम रख रही थी। सेठ जी का बनारस में बहुत बड़ा कारोबार था, उसमें कई कर्मचारी काम करते थे। उसमें यह उत्तराखंड का और ये भी पिथौरागढ़ जैसे सुदूर क्षेत्र का यह नवयुवक भी काम करता था। नवयुवक भी जो था बड़ा सजीला, माका और गौरवर्ण का युवक था, किंतु वह बनारस के सेठ के समकक्ष नहीं था। सेठ जी की लड़की जो थी उससे उसका अंतरंगता बढ़ गई, उससे प्रेमालाप हो गया, और वह एक दिन सेठ जी की लड़की को भगा करके उत्तराखंड के इस दूरस्थ गांव और इस दूरस्थ जगह में ले आया। अब देखिए, वो इतने नाजो नखरों से पली हुई लड़की, यहाँ कुछ दिनों तो उसका ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके दुर्दिन पड़ गए, और अब उसने पहाड़ के रीति रिवाजों को भी सीखना शुरू कर दिया। लेकिन जब अड़ोस पड़ोस में भटोले का महीना आता था तो वो बड़ी उदास हो जाती थी। वो इसलिए उदास हो जाती थी कि क्योंकि उसके
जानने वाले या उसके भाई लोग कोई भी वहां से नहीं आते थे। सेठ जी ने शायद उसे मरा हुआ समझ करके उसका धोखा ही छोड़ दिया। अब वो देखती थी कि सबके घरों में भाई आ रहे हैं, किसी के माँ बाप आ रहे हैं और वो बिटौली का त्योहार खा रही है या उसके घर में पहना आ रहा है, तो दुखी जरूर हो जाती थी। अब उससे पहले फुलदेई का त्योहार आता था, पड़ोस पड़ोस की लड़कियां उसके घर में आती थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके 3 पुत्र हो गए, यहाँ पर भी उसकी लड़की नहीं हुई। वो सोचती थी कि काश मेरी भी एक छोटी कन्या होती तो संभवतः वो भी इन बालिकाओं के साथ खुशी खुशी एक दूसरी जगह में फूल चढ़ाने के लिए जाती या गुड़ और चावल लेकर के आती। जो कन्याएं आती थी उनको बड़े स्नेह से जो भी उसके घर में होता तो दे देती थी। अब देखिए, पहाड़ की ऐसी खेती जहाँ बहुत ज्यादा अनाज भी नहीं होता है, गाय भैंस भी पालनी पड़ती है, बकरी भी रखनी पड़ती है और ऊपर से उनकी खाद पानी सब निकालना पड़ता है। और ऊपर से उसकी सास के ताने भी रहते थे कि मेरे लड़के के खोटे भाग की ऐसी बहू लाया जो कि मतलब जो है घर से बाहर पांव रखना नहीं जानती है, काम करना नहीं जानती है। अब कहाँ वो इतने बड़े बनारस के सेठ घराने की लड़की मन महसूस की रह जाती थी, क्योंकि अब उसके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके थे। अब वो समय ऐसा था जब इतनी गाड़ियां भी नहीं होती होंगी, कुछ होता नहीं होगा, आने जाने के साधन भी बहुत कम होते होंगे। और कहाँ बनारस और कहाँ उत्तराखंड का यह पहाड़ी इलाका, पहाड़ में दारिद्र्य ही दारिद्र्य और रोजगार भी पति का उसका कोई खास नहीं। उसको जो है पहाड़ में अपने इस गांव में अकाल और दुर्भिक्ष के दिन जैसे देखने पड़े। इतने नाजो नखरे में पली हुई लड़की को ऐसे कष्ट होंगे उसने सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। अब किया भी क्या जा सकता था, उसके इस तरह से 3 बच्चे भी हो गए। अब वह इस तरह की जो रूपवती कन्या थी, लावण्या कन्या थी, अब धीरे धीरे वो 3 समय होते होते 3 पुत्रों की माँ भी बन गई और युवावस्था में ही वो बूढ़ी सी लगने लगी। और इस तरह से उसने ये सोच लिया कि मेरा जो है भाग्य इसी तरह ले जा रहा होगा। तो एक दिन जब कुछ समय वर्षों बाद फूलदेई का त्योहार आया तो बहुत उदास हो गई और धीरे धीरे बिटौले का महीना भी आ गया और फिर ज्यादा उदास हो गई। अब वो बीमार पड़ने लगी। अब अगला साल जब जैसे ही आया तो वह उसकी जो है फूलदेई के दिन उसके आगे पीछे उसकी मृत्यु हो गई और उसकी जो चिता जो थी वह भी एक नजदीक के रोड़े में कर दी, जिसको माधे रोड़ कहा जाता था। अब माधे रोड़ उसके घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि उस इलाके से लेकर के उसको बड़े तीर्थ रामेश्वर में ले जाया जाए, तो नजदीक के स्थान में उसकी अंत्येष्टि कर दी गई। अब पहाड़ी परंपरा के अनुसार जो उसका पातड़ा बनाया था उसके आदमी ने बनवाया था, क्योंकि कोई भी चीज जो होती है वो शमशान घाट में छोड़ दी जाती है, तो मादी रोड में उसका वो पातड़ा फेंक दिया गया। दैवयोग से दूसरे इलाके के एक पंडित जी जब वहां से गुजर रहे थे और वहां एक मंदिर भी था, वो थोड़ी देर के लिए ठिठके और उन्होंने देखा कि एक नजदीक में पातड़ा चिन्ह गिरा हुआ है। तो उन्होंने ये समझा कि संभवतः कोई जा रहे होंगे पंडित जी, उनके झोले से ये चिन्ह पातड़ा गिर गया होगा और उत्सुकता हुआ उन्होंने उसको उठा लिया जैसा होता है और उन्होंने उसको उसका अध्ययन किया। तो उन्होंने उस अध्ययन में बड़े ध्यान से देखा उसको, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ
तो उसमें लिखा था पातड़े के अनुसार, काशी की जन्मनी मादेरोड़े तीर्थ, यानी काशी का जन्म हुआ था और इसकी जो अंतिम सदगति हुई वो मादेरोड़ में हुई। अब देखो, एक होता है कि पर्वतीय क्षेत्र में भी ये परंपरा है कि अगर कोई हरिद्वार में या बनारस के घाटों में मरता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, कहते हैं, ऐसा हमारे हिंदू मैथोलॉजी में है। लेकिन यहाँ तो उसका उल्टा हो गया। जो बनारस में जिसका अच्छे कुल में विवाह होता, वो क्योंकि ईश्वर को यही मंजूर होता होगा, फिर उसके साथ वो वहां से यहाँ आ गई और यहाँ उसने दुख, रोग, असमय में और युवावस्था में जो है वो चल बसी। तब उस पंडित जी के मुख से यह निकला कि फूलदेली का दिन, आने वाला पर्व, घटोले का महीना, इस कन्या का भाग क्या रहा होगा। तो उनके मुंह से बरबस ये निकला, काशी की जन्मनी मादेरोड़े तीर्थ, धय अवकश धय अवकश। यानी उसका अर्थ ये था कि इस कन्या ने न आगे सोचा न पीछे सोचा और इसके ऐसे दुर्दिन देखने पड़े। और कहाँ इस सुंदर लड़की का जन्म काशी के विशाल नगर और उच्च कुल में हुआ, लेकिन उसकी मृत्यु ऐसी जगह हुई, दारिद्र्य के कारण स्थानीय गाड़ में, रोले में उसका क्रियाकर्म भी कर दिया गया। इसलिए कहा गया, इसलिए उनका जो शब्द निकला, कहाँ तो मनुष्य काशी के उसमें जन्म लेकर के मोक्ष प्राप्ति के लिए वहां गंगा घाट में उसका अंतिम क्रिया होता, लेकिन वह जो है इस मादेरोड़ की तीर्थ में उसका जो है अंतिम क्रियाकर्म कर दिया गया। और दिन भी देखो ऐसा फुलदेही का दिन आया। इस बिचारी के भाग्य जो थे शायद यहीं पर तक थे और पंडित जी यह कह करके अपने आगे को वृत्ति कार्य में चले गए। ये कहानी मैंने अपने बुजुर्गों से भी सुनी है, मैंने अपने पिताजी के मुंह से भी सुनी है, और जैसा जैसा उन्होंने बताया था वो कहानी को कहते थे, तो उस कहानी को मैंने शब्दों के रूप में पिरो दिया। कहानी बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन उस कन्या का जो दुख था वो यहाँ पर मैंने कहा, और संभवतः आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी या जैसा भी आपको पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत डॉक्टर साहब, आपकी कहानी बहुत जो है कि भाग्य कहाँ नहीं ले जाता है, आदमी को कहाँ से कहाँ पहुंचाता है, इसका बहुत अच्छा चित्रण आपके कहानी में हुआ है। बहुत सुंदर, आप तो विद्वान है ही, आपके हर विधा आपकी अनुपम रहती है। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, धन्यवाद बहुत आभार, बहुत ही बढ़िया भावपूर्ण प्रस्तुति। जय हो। धन्यवाद सर। जी, इस बात की है चौधरी जी कि आप इतिहास के छात्र रहे, पढ़ाया भी आपने, लेकिन आप कथा कहानियों में, कविताओं में रुचि लगने के लिए मैं मोहन जी को तो बधाई देता हूँ, आपको और विशेष बधाई देता हूँ कि आपने अपना उस विषय से हट करके कदम रखना शुरू कर दिया और हम लोगों के साथ चल पड़े। वो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर भट्ट जी, नमस्कार सर। ये प्रयास है जोशी जी के प्रयासों से हम भी मंच में। बहुत बढ़िया, स्वागत है सर, बहुत बढ़िया। बहुत आनंद आ गया, सुंदर वाचन के लिए आपका बहुत आभार। और हमारे बीच में आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट जी ले जोड़ रही, मैं उनको ले प्रणाम करना और फुलदेही सबको बधाई देना। राजू पांडे जी को बहुत स्वागत, उन्होंने अभिनंदन करना और बधाई ले देना। आज गरुड़ में बारिश है और लाइट लगी यहाँ तो ना, बड़ी यहाँ भी ऐसा हो रहा है, हल्का मौसम खराब हो रहा है। मौसम खराब हो रहा है और नेट भी दिक्कत कर रहा है। हमारे यहाँ भी है चुग्गो। जी जी जी, उत्तराखंड में बारिश अब चल रहा आजकल। तो आप समापन और ले जानो फिर भो हो, फिर हम एक नई कहानी दगाड़ में मैं निवेदन करो आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट जी हों कि वो उनर कहानी का हम सुनो से, और ले हमार जो कहानी छन ये क्रम का टूटो नहीं, हमें बहुत सुंदर सुंदर ज्ञानवर्धक
सामग्री हमको मिलने लग रहा है। और मैं डॉक्टर हमारे तिलक राज जी हों और डॉक्टर दीप चौधरी जी होला निवेदन करूँ कि वो एक नई कहानी दिखा फिर ये पटल पर हम सब लोग मिलो। और आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी में बहुत आभार व्यक्त करनो, आदरणीय पूरनचंद भट्ट जी बहुत आभार व्यक्त करनो, राजू पांडे जी और आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट जी, ललित तिवारी तो शुरू बटी हमारे तक जुड़ी हुई छन, उन्हें आभार व्यक्त करनो। तो अब उद्यापन लीजिए आप लोग इजाजत दिला और ये फूलदेई त्यारक जोशियो जी जोशियो एक मिनट जी स्वागत। उद्यापन है पहली एक मैंने तुम्हार अपन तरबड़ी जो तू कुर्सा सबको आभार आभार तब जरना आभार दिला एक चुटकुल छोड़ो हसुड़न जी 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 बिल्कुल रात के बल नहीं नाल बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। जय हो। एक शीर्षक से जो चुटकुल तगड़ कशी पत्ते तगड़ी कशी पत्ते जय। वरना नमस्कार हो प्रणाम प्रणाम नवीन अब मैं अपन शहर के अपन घर वाले की चिड़ोना नहीं के कोण उके चिड़ोना नहीं के कोण जगह जा दिन रात में रह के बहुत स्वयं बॉल स्वयं देखो हंसने हंसते कोण शहर कोण यस के स्वयं देखो तो जो आज बहुत खुश है था तो मैं इसकी कोण देखो मैं एक सुंदर महिला देखा एक होटल में बह रही हूँ और मकड़ू अपन अंदर चाह पे हो रहे अब शेडिक जवाब सुनो अच्छा वो तो अकेला है होटल तो मैं छोड़ो तकड़ कैसी पत्ते शेड को लागी वीक बेस बिहार सोड़ा में रची वीक बेस बिहार सोड़ा में रची तो मैं गुस्से में कोड़ा ये क्या है आनंद आ गया मैं समझ शेड कोड़ा ये क्या है क्या विल शेड कोड़ा उन्हें एक डाल सोनालू ले रची और कोनो ची यो सोनालू खाओ और किस्मी कोनो ची तो मैं थोड़ा अपना दिल क्या करा शहर को पहले तुम बताओ तुम क्या करो मैं थोड़ा महल को मैं शादीशुदा हूं और तगड़ प्यार नहीं कर सकन शहर को महल ये साफ साफ कह दे महल साफ साफ कह दे मैं के यू बातू यस बातू को भाल नहीं मार मैंने यार बातू को भाल नहीं मार धन्यवाद बहुत बढ़िया सर बहुत सुंदर आपके बहुत बढ़िया। चार पंक्तियां जाते जाते चार पंक्तियां मैं भी देना चाहता हूँ, सुन लो आप। हसमुख जी को हमने तो चुटकुला दिया, मैं खाली चार पंक्तियां दे रहा हूँ। आप सभी को नमस्कार। जब जब ल त्यार उतरानी है जा जब जब ल त्यार उतराने के जा तब तक जिगर तिलक है जा तब तक जिगर तिलक है जा गुड़ में लगू सा तिल तो गजा खा जा गुड़ में लगू सा तिल तो गजा खा जा गलाड़ में जगा का लग गया तो गजब है जा गलाड़ में जाग लग गया तो गजब है जा। धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुभरात्रि को बहुत धन्यवाद आदरणीय भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद आभार। और हमारे बीच में शोर घाटी बटी आदरणीय नवीन भट्ट जी लोग पहुँच गई। नवीन भट्ट जी को मिलो बधाई दिनों। और डीडी उत्तराखंड आज फिर प्रसारित करो पूर्व कार्यक्रम जो पिछाड़ महीने में आदरणीय जनुदा और हमारे नवीन भट्ट जी दगड़ में एक कार्यक्रम थी। तो आज पटल पर रही तो हमारा उद्यापन टाइम हापुज को मैं नवीन भट्ट जी हूँ आमंत्रित करते हुए जो आकर बुलाना लीजिए निवेदन करूँ और आप बहुत स्वागत छू साहब और उद्यापन कर देना कृपा करला। जय हो। जी सब मेरा नमस्कार सर। और आज फूल देवी बधाई से सब लोगों हमारा तो नए साल आज बड़े शुरुआत भी और आवाज उमरे छी गुरुजी जी 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 स्वागत। अच्छा और के कूप और अखिल के में चलो बहुत धन्यवाद आपको। जी फूलदेई के अवसर पर मैं सबको बधाई दिनों और ये आखिरों साथ आज उद्यापन लीजिए आज्ञा चान। फूल डाई बटी उतरी छजोणी दे
डाली बटी उतरी छजोणी देई देई। क्या बात। नंतीनो को त्यार शुभ यो त्यार फूल देई। बहुत सुंदर, बहुत फूल सुंदर। डाली बटी उतरी छजोणी देई देई। बसंत की उमंग दिश दिश नई नई। बानी बानी का फूल भरी भान लऊजई। फूल डाली बटी उतरी छजोणी देई देई। फूल देई छम्मा देई जदुग दिछा उदुग सई। यो बात फूल जाच होठों में फिर हुलरी गई। फूल डाली बटी उतरी छजोणी देई देई। गुड़ चाऊ डबल भरी भानु में छुटण रही। गुड़ चाऊ डबल भरी भाना में छुटण रही। देई देई माव माव नातिन भेटण रही। फूल डाई बटी उतरी छजोणी देई देई। नान तीनों को त्यार शुभ यो त्यार फूल देई। बसंत की उमंग दिश दिश नहीं नहीं। तो बहुत बहुत आप लोगों में शुभकामना बधाई देते हुए आज कार्यक्रम उद्यापन लीजिए आज्ञा छो। और यो नई हमर वर्ष शुरुआत महीण छू और इदु पावन महीण छू कि हमार भिटोई महीण छू। चैत में पक्षियों का आगमन हो और प्रकृति में फूलों का आगमन हो और फूल हमार देई दिल पूजानी नाना ना गुनुग जस फूल जस आखरों दगाड़ नाना ना नंदिनाग कौं हाथों बटी फूल हमार दे दिल पूजनी। इदु शुभ शुरुआत हमारी ये वर्षक हैं। तो हम अपन परंपरा अपन रीति रिवाज का इसके अखिल समाज में धरो और अखिल बढ़ाती रहूं। तो मैं सबको धन्यवाद करते हुए बहुत आभार व्यक्त करूँ। जो हमारे पारी संस्कृति हमारे परंपरा के अब वो काव्य धारा में ल्यूण सा बहुत आनंददायक से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। से अंदर से आवाज आती है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत आभार सब लोगों सबका चरण वंदन आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। जय शिवरात्रि। कल फिर मिलते हैं। जय सभी को प्रणाम। आप सबको शुभरात्रि, नमस्कार। बहुत बढ़िया सर।